हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साहिल गर्ग और आज हम लोग CFA लेवल 3 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस पार्ट 1। गाइस, इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। CFA लेवल 3 के अंदर वी आर गोइंग टू अप्लाई वट एवर वी हैव लर्न इन CFA लेवल 1 एंड लेवल 2। और हम लोग ये जानते ही हैं कि CFA का करिकुलम इज डिजाइंड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो गाइस, पोर्टफोलियो मैनेज करते टाइम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते टाइम हमें दो एक्टिविटीज मेजरली परफॉर्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो वी नीड टू हैव द कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट। वी नीड टू हैव द कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट और क्लाइंट से हम उसके RRTTLLU के बारे में आइडिया लेंगे, क्लाइंट का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जानने की कोशिश करेंगे, रिस्क कंस्ट्रेंट जानने की कोशिश करेंगे, टैक्स कंस्ट्रेंट जानने की कोशिश करेंगे, टाइम हॉराइजन जानने की कोशिश करेंगे, लीगल कंस्ट्रेंट, लिक्विडिटी एंड यूनिक। ध्यान से अगर मैं इन चीजों को समराइज करना चाहूं तो एक तरीके से वी आर गोइंग टू टेक एन आइडिया अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द क्लाइंट। और उन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स को समझते हुए वी नीड टू डिजाइन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो क्लाइंट के कंस्ट्रेंट्स की रिस्पेक्ट करे और उसके ऑब्जेक्टिव को मीट करने में हेल्प करे। गाइस, वी आर इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की फील्ड के लिए जब हम वो पोर्टफोलियो ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास एक फोरकास्ट होना चाहिए। वी नीड टू हैव द फोरकास्ट एंड दिस फोरकास्ट कैन बी लॉन्ग टर्म फोरकास्ट या फिर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। ठीक है, हो सकता है मुझे शॉर्ट टर्म के लिए क्लाइंट के पैसे को कहीं रखना पड़े कुछ रिटर्न कमाने के लिए, और लॉन्ग टर्म उसके पैसे को रखना पड़े उसके ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए। दोनों ही जगह पे मेरे को फोरकास्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू फोरसी कि आज के इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए आने वाले टाइम में कौन सा एसेट परफॉर्म करने वाला है और कौन सा एसेट अंडर परफॉर्म करने वाला है, किसके अंदर मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके अंदर मुझे कम इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज देयर इन आवर करिकुलम, दैट इज कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैपिटल मार्केट आने वाले टाइम में क्या होने वाली है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, सो अभी तक जो भी हमने डिस्कस करा, लेट अस मार्क पॉइंट नंबर 1। एक पॉइंट के अंदर इस चीज को समराइज कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन हेल्प अस टू फॉर्म स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। लॉन्ग टर्म के लिए हमें स्ट्रैटेजिकली अपने पैसे को कहां कहां लगाना चाहिए। बाय respecting the constraints of the client। क्लाइंट के कंस्ट्रेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए वी वांट टू प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो दैट इज गोइंग टू हेल्प माय क्लाइंट। ओके, ठीक है जी। अब गाइस, नाउ वी आर फोकसिंग ओवर अ टॉप डाउन अप्रोच। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट में अप्रोच होती थी, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। हम यहां पे सिक्योरिटी सिलेक्शन पे इतना फोकस नहीं कर रहे, हम ये फोकस कर रहे हैं कि हमें एसेट एलोकेशन कहां कहां करनी चाहिए। सर, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? देखिए गाइस, हम पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं क्योंकि वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ एस्पिरेशंस।
या फिर हमारी कोई लाइबिलिटीज है। ठीक है, थोड़ा सा समराइज करता हूं इस बात को। फिलॉसफी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हैं? वी आर इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट्स बिकॉज देयर आर सम लाइबिलिटी, और मुझे इन लाइबिलिटीज को मीट आउट करना है, इसीलिए मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि मैं आसानी से उन लाइबिलिटीज को मीट आउट कर सकूं। एग्जांपल, पेंशन फंड, एंडाउमेंट फंड। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे भविष्य में कुछ गोल्स हैं। मेरा गोल है कि मुझे एक घर खरीदना है, मेरा गोल है कि मेरे को अपने चिल्ड्रन की एक अच्छी एजुकेशन के लिए फंड चाहिए, मेरा गोल है कि मुझे उसकी मैरिज के लिए फंड चाहिए। So all these things are the goals of an individual. That is why we are doing the portfolio management. और अगर I am not being able to meet the liability or I am not being able to satisfy the goal with my portfolio, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का औचित्य ही खत्म हो गया ना। ये क्यों हो रहा था उसका मतलब ही सारा का सारा खत्म हो गया। So empirically it has been found, empirically it is found that majority of deviation in portfolio management, deviation in portfolio management का मतलब कि जिसके लिए मैं पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा था मैं उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाया। Majority of the deviations in portfolio management is due to choosing wrong set of asset mix। मतलब मैंने एक गलत सेट ऑफ एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैं अपने गोल को मीट नहीं कर पाया। ठीक है, सो दीज टू आर दी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे दोनों के दोनों। ठीक है जी, लेट अस मूव टू दी थर्ड पॉइंट। लेट अस मूव टू दी थर्ड पॉइंट where we will try to formulate how to formulate capital market expectations। मैं कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस को फॉर्म कैसे करूंगा, उसका एक प्रोसेस क्या होना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर मैं फोरकास्ट करने बैठा हूं तो सबसे पहले तो मुझे दो क्वेश्चन का आंसर चाहिए। पहली बात कि मेरा जो क्लाइंट है उसका टाइम होराइजन कितना है, एंड द सेकेंड थिंग इज उसने कौन कौन से एसेट्स मुझे अलाउ करे हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि सर मुझे एफडीज में इन्वेस्ट नहीं करना, आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इनटू दी बॉन्ड्स, और मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला दैट आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इनटू दी कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट्स। सो दीज टू आर दी अनअलाउएबल एसेट क्लासेस। ये अलाउएबल एसेट्स के अंदर आता ही नहीं है। इफ आई डू वांट टू फोरकास्ट अबाउट दी एसेट, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कौन से एसेट के लिए फोरकास्ट कर रहा हूं। सो माई फर्स्ट पॉइंट इन फॉर्मुलेटिंग द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन इज हैव एन आइडिया अबाउट अलाउएबल एसेट एंड टाइम होराइजन। क्लाइंट का टाइम होराइजन कितना है। इट माइट बी पॉसिबल दैट क्लाइंट इज रिक्वायरिंग सम काइंड ऑफ फंड्स आफ्टर 6 मंथ, और आज अगर मैं उसके पैसे को रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, इज इट अ राइट चॉइस? नो। तो उसके लिए मुझे टाइम होराइजन पता होना जरूरी है, राइट। अब मुझे पता चल गया कि मेरे अलाउएबल एसेट क्लास कितने हैं और मेरे हाथ में टाइम कितना है। ठीक है, इफ आई डू वॉन्ट टू फोरकास्ट अबाउट दोज एसेट्स, तो मुझे फोरकास्ट के लिए, भविष्य जानने के लिए उनका इतिहास पता होना जरूरी है, राइट। दैट इज वाई मैं सारे के सारे एसेट क्लासेस का क्या करूंगा, आई विल इन्वेस्टिगेट दी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ अलाउएबल एसेट क्लासेस। ठीक है जी, उनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखूंगा। नाउ आई डू वांट टू जज
कि वो एसेट्स ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जाम्पल याद करिए, जब निफ्टी 26,000 पे चला गया था तो सब कह रहे थे मार्केट हीटअप हो गई है, ओवर वैल्यूड हो गई है, राइट? तो उसी तरीके से मुझे यह पता होना चाहिए कि द एसेट्स दैट आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इनटू वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अब उन एसेट्स के प्राइसेस तो अवेलेबल है मेरे पास, उनकी वैल्यूएशन को मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट इंट्रिंसिक वैल्यूएशन आई वुड रिक्वायर मॉडल्स, वैल्यूएशन मॉडल्स, राइट? और बातचीत करते हैं इसके बारे में। हमने सीखा कि हमारे पास 3 तरीके के वैल्यूएशन मॉडल होते हैं, ट्रेडिंग कंपेरेबल्स, ट्रांजैक्शन कंपेरेबल्स एंड माय डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। सो आई डू हैव टू सी कि इस वाले सिचुएशन के अंदर कौन सा वैल्यूएशन मॉडल मुझे यूज करना चाहिए। लेट मी इलैबोरेट दिस पार्ट विद एन एग्जांपल। सपोज 2 सिनेरियो हैं। दिस इज द इक्विटी ऑफ द डेवलप्ड मार्केट, जहां पर लिक्विडिटी बहुत हाई है, जहां पर मेरे पास हर एक मूवमेंट के प्राइसेस अवेलेबल हैं। एंड दिस इज द इक्विटी ऑफ द इमर्जिंग मार्केट, जहां पर लिक्विडिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, मेरे पास स्टेल प्राइसेस, बासी प्राइसेस अवेलेबल हैं। किस वाली मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कंपेरेबल वुड बी अ गुड चॉइस? ऑब्वियसली डेवलप्ड मार्केट, क्योंकि यहां पर एक्चुअल प्राइसेस अवेलेबल है, राइट? सो थर्ड पॉइंट इज आई डू हैव टू आइडेंटिफाई अ वैल्यूएशन मॉडल दैट कैन बी एप्लीकेबल। Identify valuation model that can be applied in specific scenario. ठीक है जी। Now whatever the valuation model has been जज्ड बाय मी, वो वैल्यूएशन मॉडल अपने आप से काम थोड़े ना करेगा। इन वैल्यूएशन मॉडल्स के अंदर मुझे कुछ इनपुट करने पड़ेंगे। इस वैल्यूएशन मॉडल के अंदर मुझे कुछ ना कुछ इनपुट करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये वैल्यूएशन मॉडल मुझे आउटपुट प्रोवाइड करेगा, राइट? सो माय फोर्थ पॉइंट सेज द क्वालिटी ऑफ द इनपुट शुड बी गुड, क्योंकि अगर इनपुट की क्वालिटी ही सब स्टैंडर्ड है तो मेरे पास आउटपुट भी गलत आ जाएगा। आउटपुट को सही आने के लिए इनपुट की क्वालिटी को बेटर होना जरूरी है, राइट? सो माय फोर्थ पॉइंट इज कलेक्ट बेस्ट पॉसिबल डेटा। क्यों बेस्ट पॉसिबल डेटा? टू अवॉइड गीगो, गीगो की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। व्हाट इज गीगो? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गलत डेटा लूंगा तो गलत आउटपुट आएगा, ठीक है जी। नाउ फिफ्थ पॉइंट, व्हाट फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग? यूज एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, यूज एक्सपीरियंस एंड जजमेंट to interpret current market condition। इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं कि सर क्या बोलना चाह रहा है यहां से। देखिए, इफ आई एम एबल टू जज कि आज की मार्केट कंडीशन कैसी है, तभी मैं ये बता पाऊंगा कि आने वाली मार्केट कंडीशन मुझे अच्छी दिखाई देती है या बुरी दिखाई देती है। अच्छी दिखाई देती है तो मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, बुरी दिखाई देती है तो मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट अस इलैबोरेट दिस पार्ट। आज का सिनेरियो, लेट अस टॉक अबाउट टुडेज सिनेरियो। आज के सिनेरियो में हमें पता है दैट देयर इज गल्फ वॉर दैट इज गोइंग ऑन, लड़ाई चल रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस गल्फ वॉर देयर इज हाई इन्फ्लेशन इन द मार्केट, महंगाई दर बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। ऑल्सो देयर इज करंट अकाउंट डेफिसिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस करंट अकाउंट डेफिसिट्स?
अवर एक्सपोर्ट्स आर लेस देन द इंपोर्ट्स, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। सो आज की सिनेरियो को देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला टाइम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना गाइस। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें बताता है कि सर अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है, दैट मीन्स हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में होना चाहिए, राइट। सो इफ in today's time my current account is in deficit, it means my capital account would be in surplus। और इन कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में कैसे कैसे कर सकता हूं, या तो इन्वेस्टमेंट आ जाए इंडिया के अंदर, या फिर मैं बाहर से पैसा ब्याज पे उठा लूं, बोरो कर लूं। मतलब कि या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काम करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करें, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए इंडिया के अंदर, या फिर हम बोरो कर लें। अब सोच के बताइए, द टाइम इज ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी सही टाइम नहीं चल रहा, देयर इज अनसर्टेनिटी बिकॉज बहुत सारे देश आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। ऐसे टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हिट लेंगी या फिर लोग खुले हाथों से इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स हिट लेंगी। हमने देखा कि कैसे एफआईआईज अपना पैसा रोज बाहर निकाल रहे होते हैं, वो तो डीआईआईज ने मार्केट संभाल रखी है, राइट। मतलब देयर इज अ लिटिल स्कोप, वेरी वेरी लिटिल स्कोप कि हमारे पास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दें या एफडीआई आ जाए। मतलब कि वी हैव टू बोरो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, हमें बोरो करना पड़ेगा। अगर वी आर ऑप्टिंग द ऑप्शन ऑफ बोरोइंग, व्हाट वुड हैपन विद द इंटरेस्ट रेट? ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे बिकॉज मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो मैं ये क्या आज के सिनेरियो को देख के जज कर पाया दैट माय इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज? हां जी कर पाया। महंगाई दर, महंगाई दर का क्या मतलब? लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, राइट। तो सरकार को इस चीज को भी कर्ब आउट करना है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? ऑब्वियसली महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी सर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट का बढ़ना इज फॉर श्योर। वी विल सी शॉर्ट टर्म राइज इन इंटरेस्ट रेट एंड लॉन्ग टर्म राइज इन इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमी के लिए इन इंटरेस्ट रेट का बढ़ना इज अ गुड साइन या फिर इट इज अ बैड साइन? इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। अगर मेरे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ऑब्वियसली वी नो दैट माई कॉस्ट ऑफ डेट विल गेट इंक्रीज्ड। क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगा। एंड इफ दीज टू थिंग्स आर इंक्रीजिंग, इट मीन्स माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो गेट इंक्रीज, माई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। और अगर मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया तो कॉर्पोरेट के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी इन्वेस्ट करने की या कम अपॉर्चुनिटीज होंगी? कॉर्पोरेट इन्वेस्ट कब करता था? व्हेन दे आर एबल टू सी पॉजिटिव एनपीवी, जब एनपीवी अच्छा होता था, विच मीन्स व्हेन आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, मतलब कॉर्पोरेट के पास कमती अपॉर्चुनिटीज होंगी इन्वेस्ट करने की। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी? और जॉब्स नहीं होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, और अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए तो मेरा कंजम्पशन डिप कर जाएगा। एंड बिकॉज माई कंजम्पशन विल फॉल डाउन, व्हाट विल हैपन टू द जीडीपी? क्या लगता है आपको जीडीपी आने वाला टाइम मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? फ्लरिश टाइम दिखाई दे रहा है जीडीपी के लिए या बुरा टाइम दिखाई दे रहा है? कॉन्ट्रैक्शनरी पीरियड दिखाई दे रहा है? इट माइट बी पॉसिबल दैट वी विल फॉल, मतलब हमारा जीडीपी फॉल कर जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, राइट। सो वी हैव टू इंटरप्रेट, हमें अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट से जो भी हमने सीखा है इतने टाइम तक, उस एक्सपीरियंस और जजमेंट से मुझे आज का मार्केट सिनेरियो पता करना है ताकि मैं भविष्य का मार्केट सिनेरियो कैसा होगा उसके बारे में कुछ जजमेंट पास कर सकूं। आई कैन फॉर्मुलेट दी कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन, भविष्य में क्या होगा मैं उसको फॉर्मुलेट कर पाऊं, राइट। तो अभी हमने क्या फॉर्मुलेट करा? अभी हमने फॉर्मुलेट करा कि सर हमें लग रहा है कि जीडीपी आने वाले टाइम में डिप कर जाएगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी
नेक्स्ट पॉइंट विल बी फॉर्मुलेट कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। जो हमने क्या फॉर्मुलेट करा, फॉल इन जीडीपी। हमारे एग्जांपल के अंदर हमें लग रहा था कि जीडीपी गिरेगी आने वाले टाइम के अंदर। एंड द लास्ट पॉइंट इज मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड यूज इट टू रिफाइन दी प्रोसेस। मतलब कि जो मैंने एक्सपेक्ट करा, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हमेशा पक्का पक्का उसी डायरेक्शन में चलेगी। इट इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन। तो आई हैव टू मॉनिटर कि क्या मार्केट मेरी ही डायरेक्शन के अंदर चल रही है या फिर मार्केट में कुछ चेंज है, और अगर कुछ चेंज है तो उस चेंज को फैक्टर इन करके रिवाइज करनी है अपनी एक्सपेक्टेशन को, राइट। सो द लास्ट पॉइंट इज मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड यूज इट टू रिफाइन द प्रोसेस। ठीक है जी। सो दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, challenges in developing capital market expectations। हम कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस जब डेवलप कर रहे होंगे तो हमें किन किन चैलेंजेस का फेस ऑफ करना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस को साइड रखिए। हम कभी भी किसी भी चीज को एनालाइज जब भी कर रहे होते हैं, या हम मार्केट्स को एनालाइज कर रहे हैं, या फिर हम एक छोटा सा डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कौन सा फोन खरीदना चाहिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज बीन इनकाउंटर्ड बाय अस इज डेटा। और अगर डेटा खराब है तो हमारा एनालिसिस भी खराब ही होगा, राइट। सो व्हाट विल बी द चैलेंज इन कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन? सर सबसे पहला चैलेंज तो हम डेटा के साथ ही फेस कर सकते हैं। अब डेटा के साथ कैसे कैसे चैलेंजेस हो सकते हैं? लैग, सब्जेक्ट टू चेंज एंड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इट इज सेड कि डेटा लैग के साथ रिपोर्ट हो रहा है, आज कुछ हो गया उसके बाद डेटा आएगा मेरे पास। इट इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड इनकंसिस्टेंसी। इन तीनों पॉइंट्स को ना एक ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं मैं। लेट अस से कि मुझे अपनी इंडिया में किसी कंपनी को कंपेयर करना है यूएस की किसी कंपनी के साथ। तो हमें पता है कि इंडियन कंपनीज आर यूजिंग द फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1st of April to 31st of March, एंड यूएस कंपनीज आर यूजिंग कैलेंडर ईयर, जनवरी से दिसंबर तक का। तो इन दोनों डेटा को क्या मैं ब्लंटली कंपेयर कर सकता हूं या मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये दोनों के दोनों डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। सो डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट, राइट। लैग और सब्जेक्ट टू चेंज, इन दोनों को भी समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। हमें पता है कि सर हमारी जो बुक्स है ना वो बनती है 1st April से 31st of March। हमारी बुक्स इन सालों में प्रिपेयर होती है। गाइस पहले तो मुझे ये बताओ, क्या 31st मार्च की शाम को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी? 31st मार्च की शाम को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी? कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर देगी, कर भी देगी तो वो एस्टिमेटेड फिगर्स के साथ करेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो साल खत्म हुआ है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा जिसकी लास्ट डेट है 30th of September। इस ड्यूरेशन में इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा और फिर पता चलेगा दैट व्हाट आर द एक्चुअल फिगर्स, व्हिच मींस आई विल बी एबल टू गेट द डेटा ऑफ एस्टिमेटेड फिगर्स ओवर हियर। वो भी मुझे 31st मार्च की शाम को शायद ना मिले, एक आध दिन बाद मिले, बिकॉज डेटा हैज बीन रिपोर्टेड विद द लैग, एंड देन आई विल गेट द एक्चुअल फिगर्स इन 30th ऑफ मतलब जब भी ऑडिट हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि 30th of September को ही ऑडिट होगा, इसके बीच में भी अगर ऑडिट हो जाता है तो उसके बाद मुझे एक्चुअल फिगर्स देखने को मिलेंगी, राइट।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? दैट डेटा हैज बीन रिपोर्टेड विद अ लैग। एकदम से तो डेटा मेरे पास आ नहीं जाता है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू द चेंज। जैसे जैसे रिविजन आएंगे वैसे वैसे मेरा डेटा चेंज हो सकता है, राइट? सो दिस वुड बी द इनकंसिस्टेंसी, मतलब डेटा के साथ जो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज बायस इन डेटा। अब भाई डेटा कहां से आया? डेटा कहीं ना कहीं से तो आया होगा, और जिसने भी वो डेटा दिया है उसके कुछ ना कुछ बायसेस हो सकते हैं, राइट? उन बायसेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो इज वेरी वेरी बेसिक बायस, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एरर। मतलब कि किसी इंसान ने गलत रिपोर्ट कर दिया, लिखने में कोई गलती कर दी, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर है मेरे पास। द सेकेंड इज सर्वाइवरशिप बायस। मतलब वी आर ओनली रिपोर्टिंग दी वन वी आर ओनली रिपोर्टिंग दी डेटा जो सर्वाइव कर गया है। जो लोग हार गए, जो लोग हट गए यहां से, उनका डेटा तो आपके पास है ही नहीं। आप इक्विटी एनालिसिस कर रहे हो, यू आर एनालाइजिंग दी कंपनीज जो चलती आ रही हैं। व्हाट अबाउट दोज कंपनी जो बंद हो गई? अगर मैं एक प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूं तो मेरे को तो उन कंपनीज को भी कंसिडर करना चाहिए ना जो बंद हो गई थी। व्हाट वुड बी द फैक्टर्स दैट लेड टू देयर फेलियर, राइट? तो सर्वाइवरशिप बायस, सर्वाइवरशिप बायस, डेटा ऑफ ओनली सर्वाइवर is reported. Data of only survivors is reported. And the third is appraisal data. ये कुछ नई चीज है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन एरर और सर्वाइवरशिप बायस तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। दिस इज समथिंग न्यू, समझते हैं। गाइस, इक्विटी का डेटा आपको कैसे दिखता है? कुछ कुछ ऐसा, और आजकल कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक ट्वीट आया थोड़ा सा ऊपर गया, एक ट्वीट आया थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसा कुछ दिख रहा होगा आजकल, राइट? मार्केट डाउन साइड जा रही है। ओके, जब आप ऐसा इक्विटी का डेटा देख पाते हैं तो ऐसा डेटा आपको कैसे मिलता है? फुल ऑफ फ्लक्चुएशंस का डेटा आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पर बहुत लिक्विडिटी है, आपके पास फ्रेश प्राइस का डेटा अवेलेबल है, हर मूवमेंट के प्राइस का डेटा अवेलेबल है, तभी आपको इतनी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, राइट? ऑन द अदर हैंड रियल एस्टेट, इट माइट बी पॉसिबल कि आप जिस घर में बैठे हैं वो घर खरीदा गया था 1980 के अंदर, और अभी तक उस घर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। 2026 आ गया, अभी तक उस घर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ठीक है? होएगी भी नहीं शायद। Which means we do not have the data points, the frequent data points as they are available in the asset class like equity. क्योंकि रियल एस्टेट इतना लिक्विड नहीं है ना, कोई खरीदता है तो खरीद के बैठ जाता है, उसको रोज रोज थोड़ा बेचता है। स्टिल अगर मुझे इक्विटी के साथ रियल एस्टेट को कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक्चुअल डेटा पॉइंट्स तो है नहीं, मेरे पास एक्चुअल प्राइसेस अवेलेबल तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? एज्यूम्ड फिगर ले लूंगा, ट्रेडिंग कंपेरेबल से, मार्केट में किसी से पूछ पाछ के ना एज्यूम्ड फिगर ले लूंगा। और क्योंकि मैं हर एक डिस्क्रीट पॉइंट इंटरवल की एज्यूम्ड फिगर ले रहा हूं, तो आप मुझे बताइए, विल यू बी एबल टू सी सच काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इन रियल एस्टेट, या फिर ऐसी फ्लक्चुएशन आपको दिखाई नहीं देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि एक्चुअल डेटा यूज ही कहां करा? आपने तो एज्यूम्ड फिगर यूज करी है रियल एस्टेट के अंदर, राइट? Because we have used the assumed figure, this is known as appraisal data, जिसको हमने यूज करा है। appraisal data, assumed figures जो यूज करी हैं, that is known as appraisal data। अच्छा, इस डेटा को सर यूज भी कर लिया तो क्या परेशानी हुई? देखते हैं। क्योंकि यहां पर मेरे पास सारे के सारे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल थे, दैट इज वाई माई स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज हायर ओवर हियर। मुझे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, ज्यादा उतार चढ़ाव यहां पे दिखाई दे रहे हैं।
बट द सिमिलर स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट बी अवेलेबल इन रियल एस्टेट, क्योंकि यहां पर इतनी फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं दे रही ना. सो माई स्टैंडर्ड डेविएशन, माई फ्लक्चुएशन विल बी अंडरस्टेटेड इन द रियल एस्टेट सेक्टर. और आपको पता ही है कि अगर ज्यादा वॉलेटाइल एसेट क्लास के साथ कमती वॉलेटाइल एसेट क्लास को अगर मैं चेक करूं तो इन दोनों का जो कोरिलेशन आएगा, दैट कोरिलेशन वुड बी लोअर, विच मीन्स इक्विटी के साथ रियल एस्टेट ऐसा दिखाएगा दैट इट इज अ वेरी वेरी गुड डाइवर्सिफायर, लेकिन हो सकता है कि असलियत में ऐसा ना हो. राइट ये मुझे फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां पर एज्यूम्ड फिगर्स यूज करी थी, एक्चुअल फिगर यूज ही कहां करी. राइट सो दिस इज द डीमेरिट ऑफ द अप्रेजल डेटा. ठीक है जी, इसी बात को लिख लेते हैं, अप्रेजल डेटा के आगे इसी बात को लिख लेते हैं. अप्रेजल डेटा का मतलब स्मूदन्ड डेटा. डेटा से इन asset class like real estate, we do not have prices at every point, hence if we need to compare real estate with equity which have price at every point, we use assumed figure from valuation model, due to which the volatility in real estate seems understated and correlation between equity and real estate is also understated, which is not the correct information as this is based on appraisal data used in real estate. ठीक है जी, ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं. पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, और क्या परेशानी आ सकती है हमारे. यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा. सर आप अभी ही बता रहे थे कि सर जब हम कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अंदर फोरकास्ट करेंगे तो हमें हिस्टोरिकल डेटा यूज करना पड़ेगा. जी बिल्कुल, समझिए हम जब भी फोरकास्ट करते हैं वी आर यूजिंग सैंपल डेटा साइज. हम पूरा का पूरा डेटा तो इस्तेमाल नहीं कर लेते, वी यूज सैंपल डेटा. और हमको ये पता है कि जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ज्यादा प्रिसीशन के साथ मैं आंसर कर पाऊंगा. तो सर अगर हमें इक्विटी की बात करनी है तो इक्विटी जब से पैदा हुई इंडिया में तब से हम डेटा उठा लेते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा के अंदर देयर आर टू थिंग्स. यहां पर हमें चॉइस बनानी पड़ेगी कि हमें डेटा की लेंथ कितनी रखनी है. राइट, देयर आर टू थिंग्स इन द हिस्टोरिकल डेटा, दैट इज regime change and non stationarity. regime change and non stationarity.
गाइस, इज इट वायबल कि मैं आज की इक्विटी परफॉर्मेंस को प्री 1991 की इक्विटी परफॉर्मेंस के साथ जज करूं, या फिर आज के किसी भी एसेट क्लास की परफॉर्मेंस को प्री 1991 के एरा के साथ जाके जज करूं? सर 1991 में क्या हुआ था? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ? बिजनेस करने का तरीका ही चेंज हो गया, बिकॉज द थीम, द रेजाइम हैज बीन चेंज्ड अब्रप्टली। इट वुड नॉट बी वायबल चॉइस कि मैं उसके पहले के डेटा को जाके देखूं। चलो ये तो फिर भी बहुत दूर की बात हो गई। इज इट वायबल कि मैं 2014 के पहले के डेटा पॉइंट्स के साथ आज के डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करूं? क्यों? 2014 के बाद थोड़ा सा बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ है, राइट? देयर इज जीएसटी, देयर इज डीमोनेटाइजेशन, बहुत सारी चीजें हुई जिनकी वजह से बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। देयर इज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ। तो रिजाइम हैज बीन चेंज्ड ऑल टुगेदर। विल इट बी अ वाइबल चॉइस कि मैं प्री कोविड डेटा के साथ आज के डेटा को कंपेयर करूं? नहीं, कोविड के बाद से भी बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। हम आज इस तरीके से क्लास में बैठे हुए हैं, इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हम कोविड से पहले इन चीजों को इमेजिन कर पाए। ठीक है, हो रही थी लेकिन बहुत कम क्वांटम के साथ हो रही थी ऐसी चीजें, राइट? तो हमें इस चीज का ब्रेक इवन बैठाना पड़ेगा कि सर ज्यादा डेटा पॉइंट्स को यूज करेंगे तो प्रिसीजन बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा डेटा पॉइंट्स यूज करेंगे तो रिजाइम भी तो चेंज हो सकती है, इसको फैक्टर इन भी तो करना पड़ेगा अपने को, राइट? सो देयर इज वन प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इज रिजाइम चेंज. What is regime change? Way of doing business is changed altogether. ठीक है ना? Say comparing today data with prior to 1991 data not valid as globalization introduced in 1991. ठीक है जी? What is this second problem? नॉन स्टेशनैरिटी. ये कैसी प्रॉब्लम है हमारी नॉन स्टेशनैरिटी? देखिए ना, हो सकता है दैट वन सेट ऑफ डेटा के ऊपर कोई और स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज लग रही हैं और दूसरे सेट ऑफ डेटा के ऊपर कोई और स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज लग रही हैं. नाउ दीज टू डेटा आर नॉट कंपेरेबल. इन दोनों को कंपेरेबल बनाने के लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट नॉन स्टेशनैरिटी से. This is what non-stationarity say. Different period data points may have different statistical properties which make them non-comparable without adjustment, as we will not be able to do apples to apples कंपैरिजन. हम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं कर पा रहे इसके अंदर. ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास चलते हैं. पॉइंट नंबर डी. पॉइंट नंबर डी. एक्सपोज्ड रिस्क generally understate
एक्स एंटी रिस्क। चीज होने के बाद सबको इजी ही लगती है, चीज होने के बाद सबको इजी ही लगती है। एक्सपोस्ट रिस्क का क्या मतलब, एक्सपोस्ट का क्या मतलब, होने के बाद, एक्स एंटी होने से पहले। अब आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है या कोई भी पर्सन आए और आपको बोले कि सर आपने लॉकडाउन के टाइम पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करा, कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करा, यू मस्ट हैव बाय द मार्केट एट समवेयर अराउंड 10,000 11,000 लेवल्स एंड बाय नाउ यू विल बी सम मिलियनेयर, बिलियनेयर बन जाते आप अब तक तो। यार उस टाइम पे वो आप थे क्या? डू यू नो कि हमारे घर की कंडीशंस कैसी थी, राइट? उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन कितना पीरियड एक्सटेंड कर जाएगा, हमारे कैश की साइकिल किस तरीके से घूमेगी, हमारे बिजनेसेस नॉर्मलाइज कब तक हो पाएंगे। उसके लिए हमें कैश को बचा के रखना था। और जिन लोगों के पास एक्सेस कैश था उन्होंने इस मौके का फायदा भरपूर तरीके से उठाया। बट आप जनरलाइज नहीं कर सकते सारे के सारे इंडिविजुअल्स को, राइट? एक्सपोस्ट रिस्क जनरली अंडरस्टेट एक्स एंटी रिस्क। चीज होने के बाद तो सब कुछ इजी ही लगता है, राइट? इसके में मैं सीधा एग्जांपल लिख देता हूं, इट वुड बी मच बेटर। समवन से why not invested in COVID period, you would have gained the money। ठीक है ना? कोविड की तो फिर भी छोड़िए, हम आज की बात कर लेते हैं। आज भी मार्केट वॉलेटाइल है, प्रेसिडेंट का एक ट्वीट आता है और मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाती है, उनका दूसरा ट्वीट आता है और मार्केट नीचे की तरफ भाग जाती है, राइट? अब जब मार्केट ऊपर की तरफ भागे तो कोई आदमी आपको आके कह दे कि आपको पता तो था ना कि पीस हो ही जाएगा, मार्केट में पीस तो आ ही जाएगा, तो आपने पैसा क्यों नहीं लगा के रखा हुआ था? अरे भाई देयर इज अनसर्टेनिटी, रिस्क है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डेटा माइनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ टाइम पीरियड बायस। देयर इज एक्स टाइम पीरियड जहां पर इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसी और टाइम पीरियड पे कोई और एसेट अच्छा परफॉर्म करता। और ब्रेक डाउन करते हैं इस चीज को। वी ऑल आर वेरी वेरी फैसिनेटेड विद इक्विटी मार्केट। क्यों? क्योंकि हमने ना इक्विटी मार्केट की ग्रीन साइड देखी है, इक्विटी मार्केट को ऊपर जाते देखा है, इक्विटी से लोगों को अमीर बनते देखा है, इसलिए हम उसके लिए फैसिनेटेड हैं। बट आवर पेरेंट्स जनरेशन is not very fascinated with the equity market, they were more fascinated with fixed deposit कि यार बॉन्ड में पैसा लगा के रखो, एफडी में पैसा लगा दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम के अंदर एफडीज का बूम देखा है। देयर वर टाइम जब एफडीज आपको 14% की रिटर्न कमा के दे देती थी, 14-15% ऑफ रिटर्न कैन बी अर्नड फ्रॉम एफडीज। और इक्विटी मार्केट में आए दिन घोटाले होते थे उस टाइम पे। देयर वॉज एचएम स्कैम, ग्रेट डिप्रेशन, उन्होंने बहुत सारे बैड फेसेस देखे इक्विटी के, बट दे वर एबल टू सी द गुड टाइम ऑफ बॉन्ड्स, इसीलिए वो उसके लिए फैसिनेटेड है। सेम अगर मैं एक सेट ऑफ डेटा को, एक टाइम फ्रेम को जज करता हूं तो मुझे लगता है कि दिस एसेट क्लास इज द बेस्ट वन, दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर मुझे दूसरा एसेट क्लास अच्छा लगने लग जाता है, राइट? सो दिस इज द बायस। मुझे एक ब्रेक इवन बनाना पड़ेगा कि अच्छा व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ माइंड, और इस एक्सपेक्टेशन के एज पर माई एक्सपेक्टेशन कौन सा एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आई हैव टू इन्वेस्ट ओवर देयर। मुझे बायसेस को इग्नोर करना पड़ेगा, राइट? सो डेटा माइनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ टाइम बायस, देयर मे बी a asset class, say equity, which flourish in one time frame and in another
time frame fixed income is performing good. ठीक है, ये बायस इसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, वी नीड टू हैव अ ब्रेक इवन कि हम टाइम फ्रेम को एनालाइज किस तरीके से करें इस केस के अंदर. ओके, नेक्स्ट. अरे है एनालिस्ट में फेल टू अकाउंट फॉर कंडीशनल इंफॉर्मेशन. एनालिस्ट में फेल टू अकाउंट फॉर कंडीशनल इंफॉर्मेशन. क्या बोलना चाह रहा हूं गाइस, हमें बीटा के बारे में पता है. बीटा, द सेंसिटिविटी ऑफ इक्विटी विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट. सपोज मैंने एक टाइम फ्रेम लिया और उस टाइम फ्रेम के अंदर एवरेज बीटा इज अराउंड 1.3. तो एनालिस्ट ने क्या करा, इस एवरेज बीटा को अपने फ्यूचर एनालिसिस के अंदर यूज कर लिया. बट अगर वो एनालिस्ट इस डेटा को तोड़ के देखता ना, तो उसको पता लगता कि जो टाइम फ्रेम उन्होंने सेलेक्ट करा था उस टाइम फ्रेम के अंदर देयर वाज रिसेशन एज वेल एज देयर वाज एक्सपेंशन. उस रिसेशनरी पीरियड के अंदर द बीटा वैल्यू वाज अराउंड 1.8, बट इन द एक्सपेंशन सेगमेंट उसकी वैल्यू आई 0.9 के आसपास. नाउ इज इट वायबल कि मैं 1.3 को अपने एनालिसिस में कैप्चर करूं, और इट वुड बी मच बेटर दैट आई शुड मेक एन एक्सपेक्टेशन अबाउट द कैपिटल मार्केट कि अगर मुझे लगता है कि आने वाला टाइम रिसेशन का है देन आई मस्ट कंसीडर 1.8 एज माई बीटा, और अगर मुझे लगता है कि आने वाला टाइम एक्सपेंशन का है देन आई मस्ट कंसीडर 0.9 एज द बीटा. राइट, सो दिस इज द बायस, दिस इज द डिसएडवांटेज जो यहां पर बताया गया कि एनालिस्ट में फेल टू अकाउंट फॉर द कंडीशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसी बात को लिख देते हैं. Considering one time frame, analyst gather average beta equivalent to 1.3. But if this period is segmented, then he would be able to see that in recession beta was 1.8 and in expansion beta was 0.9. Now rather than taking 1.3 as beta, he must capture beta as per his capital market expectations. क्या उसको लगता है कि रिसेशन है तो उसको 1.8 का बीटा लेना चाहिए, उसको लगता है एक्सपेंशन है तो उसको 0.9 का बीटा ले लेना चाहिए. ठीक है जी. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एच, misinterpretation of correlation. We know correlation do not mean causation. ठीक है ना. तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट के थ्रू एनालिस्ट ये एज्यूम कर लेता है दैट इट इज द कॉज ऑफ दिस थिंग, नहीं है. दे आर टेंड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर. राइट, वी नो दिस पॉइंट, लेवल 1 स्टफ.
नाउ साइकोलॉजिकल बायस, साइकोलॉजिकल बायसेस, ठीक है जी। हमने बिहेवियरल बायसेस अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ते थे हम CFA लेवल 1 के अंदर, उसी का एक जिस्ट है यहां पे, साइकोलॉजिकल बायसेस। लेट अस रिवाइज। फर्स्ट वन वाज एंकरिंग, एंकरिंग बायस, दैट इज first information get more importance। मतलब कि एक लेम एग्जांपल ले रहा हूं, एक लेम एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज आप लोग बाजार में एक शर्ट खरीदने गए, आपको वो शर्ट पसंद आई और आपने शॉपकीपर से जाके पूछा कि सर इसके रेट क्या है। उन्होंने बोला कि ये 3000 रुपीज़ की है। आपने बोला नहीं 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 3000 रुपीज़ नहीं, आप मुझे ये 2500 में दे दो। शॉपकीपर ने बोला ओके चलो 2500 में आप ये शर्ट ले जाइए। नाउ आपको लग रहा है कि आपने 500 रुपये बचा लिए। क्यों? बिकॉज यू हैव एंकर्ड योर सेल्फ। आपने अपने शर्ट की वैल्यू को एंकर कर लिया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको मिली दैट वाज 3000, इसलिए आपको लग रहा है कि आपने 500 रुपए बचा लिए। एक्चुअलिटी में जो शर्ट थी उसकी वैल्यू थी 2000 रुपए की। शॉपकीपर वहां से तब भी फायदा निकाल के चला गया, बट आपको लग रहा है कि आपने पैसा बचा लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द एंकरिंग बायस दैट यू आर हैविंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गेटिंग मोर इंपॉर्टेंस ओवर हियर। ठीक है। Then there is status quo bias, status quo bias, status quo bias। स्टेटस क्यू बायस का क्या मतलब? एज इट इज, हमको जो चीज दी गई हमने उसको एज इट इज यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का रेट WPI इंडेक्स से जो इन्फ्लेशन निकला उसका चल रहा था अराउंड 3.9%। तो अगर मैं इन्फ्लेशन कैप्चर करना चाह रहा हूं, मैंने सीधा सीधा उस 3.9% को उठा के अपनी एनालिसिस के अंदर यूज कर लिया। इज इट अ राइट चॉइस? आज के डेट पे है वो, जब लड़ाई चल रही है, जब महंगाई का दौर बढ़ रहा है, तब है वो रेट। क्या मैं उसको लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए अगर यूज कर रहा हूं, आने वाले 10-20 साल के लिए अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो इज इट वायबल कि मैं उस रेट को सीधा सीधा उठा के यूज कर लूं? नहीं। सेम काम बीटा के अंदर कर रहा था एनालिस्ट, दैट वाज आल्सो स्टेटस क्यू बायस, कि उसने बिना आगे की इंफॉर्मेशन जाने सीधा सीधा एवरेज को उठा लिया। राइट? स्टेटस क्यू बायस, स्टेटस क्यू बायस एज इट इज, इफ inflation is 3.9% currently, we use this in our future analysis। ठीक है ना? सही बात नहीं है एज इट इज उठा के यूज करना। Then there is confirmation bias। Confirmation bias, I am reading the news just अपने बिलीफ को कंफर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास के अंदर एक बिलीफ बनाया कि आने वाला टाइम रिसेशनरी हो सकता है। अब हम सारी की सारी न्यूज ऐसी ही पढ़ रहे हैं जहां पर द वेरियस पीपल आर कमिंग टू द पैनल एंड दे आर सेइंग कि आने वाला टाइम रिसेशन का होगा। वी आर इग्नोरिंग ऑल द न्यूज जो कह सकता है कि आने वाला टाइम के अंदर हम सुधार भी कर सकते हैं। राइट? कंफर्मेशन बायस। और इसको इजी करते हैं। कार खरीदने से पहले, हमको एक कार खरीदनी है, कार खरीदने से पहले वी आर taking the information of all the cars in the market।
बट जैसे ही आपने एक गाड़ी खरीद ली, आप बस यही देख रहे हो कि ये गाड़ी बेस्ट थी, इस गाड़ी के अंदर कोई खराबी नहीं है। क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू कंफर्म योर बायस कि आपने गलत डिसीजन नहीं लिया है, राइट? कंफर्मेशन बायस। रीडिंग न्यूज, यस, अच्छे कंसेप्ट्स और गंदी राइटिंग थोड़ी सी, यही मिलेगा। रीडिंग न्यूज just to confirm the belief, just to confirm our belief। ठीक है जी। देन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मैंने आज से पहले भी बहुत सारी बार कुछ ना कुछ एनालाइज करा होगा, कई बारी मैं ठीक निकला हूंगा और कई बारी मैं गलत भी निकला हूंगा। आई एम जस्ट रिमेंबरिंग द पार्ट जहां मैं ठीक निकला था, जिसकी वजह से जब भी मैं आगे कुछ एनालाइज करता हूं, जब भी मैं अपने कुछ रिजल्ट आने वाले टाइम में दिखाता हूं, तो मैं बोलता हूं कि आपको याद है मैं पहले भी ठीक निकला था, राइट? आपको याद है मैं पहले भी ठीक निकला था, तो इस बारी भी मेरा एनालिसिस बिल्कुल ठीक होगा। दिस इज द ओवर कॉन्फिडेंस बायस, वेयर पास्ट मिस्टेक्स आर इग्नोर्ड। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, पास्ट मिस्टेक्स आर इग्नोर्ड। ठीक है जी। प्रूडेंस, प्रूडेंस बायस, प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, प्रूडेंस बायस मतलब समझदारी से काम ना लेना। ठीक है, प्रूडेंस बायस मींस समझदारी से काम ना लेना। रिग्रेट ऑफ टेकिंग एक्सट्रीम डिसीजंस, मतलब कि क्या हुआ, मेरे को लगता है कि मेरा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है और उस आने वाली खुशी के चलते मैं आज अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दूं, क्या ये समझदारी से काम लेना है? नहीं। दिस इज द प्रूडेंस बायस, राइट? इज इट ओके? प्रूडेंस बायस, रिग्रेट ऑफ टेकिंग एक्सट्रीम फोरकास्ट। extreme forecast, and then there is availability, availability bias, जिसको हम लोग recallability bias भी कहते हैं। अब गाइस एक बात सोचिए, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसने हर्षद मेहता स्कैम के अंदर अपने पैसे खोए थे, विल ही बी एबल टू ट्रस्ट द इक्विटी मार्केट अगेन? नहीं, उसको बार बार वो डर सताएगा, पास्ट का डर उसे बार बार हॉन्ट करेगा, राइट? दिस इज द अवेलेबिलिटी बायस, दिस इज द अवेलेबिलिटी बायस और रिकॉलेबिलिटी बायस, राइट? Remembering the past and not able to take viable decision today। पास्ट को ध्यान में रखते हुए आज ढंग के डिसीजन नहीं ले पा रहा। ओके, सो दिस वाज द बिहेवियरल बायसेस का जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर आई जे, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर जे, दैट इज model uncertainty। This model uncertainty talks about GIGO inputs। मॉडल अनसर्टेनिटी, ये मॉडल का आउटपुट जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट्स जो आप फीड कर रहे हो, और अगर क्वालिटी ऑफ इनपुट ही खराब है तो आउटपुट भी खराब होगा। अवॉइड GIGO। ठीक है जी।
चलिए, let us continue. Let us continue with the next part, that is point number 5. Point number 5 कहता है कि जो हमारे एसेट प्राइस होते हैं ना, दे आर बीन डिटरमाइंड बाय 2 थिंग्स. सर क्या क्या है वो 2 थिंग्स? एक है एंटिसिपेटेड इवेंट और एक है एक्सोजीनियस शॉक. ठीक है जी. अब मार्केट ने जो इवेंट्स ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रखे हैं, उनको लगता है कि आने वाला टाइम इस तरीके का हो सकता है. हमारी वैल्यूएशन क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो. अगर आने वाला कैश फ्लो अच्छा है तो उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी अच्छा आएगा. अगर आने वाला टाइम बुरा है तो उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी बुरा आएगा. राइट. सो द एंटिसिपेटेड इवेंट्स हैज ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इनटू द प्राइसेस. तो मार्केट के अंदर सर हम फिर भी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट देखते हैं. वो क्यों होता है? दिस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट इज बिकॉज ऑफ द एक्सोजीनियस शॉक. जब मार्केट के अंदर अचानक से कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, बिकॉज ऑफ विच मार्केट इज फ्लक्चुएटिंग. सो दोज थिंग्स इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सोजीनियस शॉक. ठीक है जी. सो एंटिसिपेटेड इवेंट्स क्या होते हैं? ऑलरेडी प्राइस्ड इनटू द मार्केट, बट स्टिल मार्केट इज वॉलेटाइल. मार्केट वॉलेटाइल होती है बिकॉज ऑफ द एक्सोजीनियस शॉक, नॉट प्राइस्ड इनटू द मार्केट. ठीक है जी. और इन्हीं एक्सोजीनियस शॉक की वजह से देयर इज रिजाइम दैट इज चेंज्ड ऑल टुगेदर. Some examples of exogenous shock has also been provided. So क्या क्या एग्जाम्पल है उनको देख लेते हैं. चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट एक नया टैक्सेशन रिजाइम लेके आ गई, जैसे जीएसटी, जैसे कि एक नया इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स, बिकॉज ऑफ विच द वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बीन चेंज्ड ऑल टुगेदर. राइट. सो दिस इज अ रिजाइम चेंज, डीमोनेटाइजेशन, रिजाइम ही चेंज हो गई सारी की सारी. ठीक है. सो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज आर चेंज्ड, बिकॉज ऑफ विच द वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज गोइंग टू चेंज, एंड दिस इज द एक्सोजीनियस शॉक जो अभी तक फैक्टर इन नहीं हो रखा है. एग्जाम्पल, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, न्यू इनकम टैक्स. ठीक है जी. इलेक्शंस के अंदर भी होता है ये. इलेक्शंस के अंदर भी वी कैन सी दी वॉलेटिलिटी इन दी मार्केट. राइट. क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है ना, एक पार्टी से एक्सपेक्टेशन है कि वो एक्स पॉलिसी लाएंगी, वाई पार्टी से एक्सपेक्टेशन है कि वो दूसरी तरीके की पॉलिसीज लाएंगी, एंड द पॉलिसीज दैट आर सपोर्टिंग द मार्केट, मार्केट चाहती है कि उसकी सरकार बन जाए. राइट. पॉलिटिकल इवेंट. पॉलिटिकल इवेंट. पॉलिटिकल इवेंट्स के चलते बहुत बारी बाजार को अपने फंड्स को एक गलत जगह पार्क करना पड़ता है. मतलब कि जैसे आज का एनवायरनमेंट इज अ, जैसे लड़ाई चल रही है तो वॉर का एनवायरनमेंट है, पीस नहीं है, तो क्या इन्वेस्टमेंट सारी की सारी अच्छी जगहों पे पार्क हो रही होंगी जहां से एक बहुत अच्छा रिटर्न आएगा? नहीं. बट ऑन द अदर हैंड अगर पीसफुल सिनेरियो होता तो क्या इन्वेस्टमेंट्स एक अच्छी जगह पार्क होती जहां से एक अच्छा रिटर्न आ सकता था? जी हाँ. सो वेरियस, मतलब बहुत सारी बारी वी विल सी कि पॉलिटिकल इवेंट्स के चलते हमारा फंड जो है वो सही जगह पार्क नहीं हो रखा है, बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल टेंशन. जियो पॉलिटिकल टेंशन
may divert the use of funds to नॉन बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। थर्ड, लेस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, नॉन बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट्स या लेस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। थर्ड, नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि कोविड। वैसे देर इज अ डिबेट दैट क्या वो मैन मेड था या फिर नेचुरल था, बट स्टिल ठीक है, जो कोविड था हमारा, कोविड के चलते क्या हुआ, कोविड के बाद सारा के सारे बिजनेसेस के करने का तरीका ही चेंज हो गया। एंड नो वन इज प्रिडिक्टिंग, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं कर रखा था कि कोविड जैसी बीमारी आ जाएगी, ऐसा ना हो। लेकिन कल अगर भूकंप आ जाता है तो वेदर दैट भूकंप वाज प्रिडिक्टेड बाय द मार्केट एडवांस में, नहीं, दैट इज एन एक्सोजीनियस शॉक, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना। reduce the growth aspect for short term। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्यों लिखा है यहां पे, क्योंकि चीजें नॉर्मलाइज जब हो जाएंगी तो दोबारा से मार्केट रीप कर जाएगी। राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नाउ जैसे कि एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है, इसके चलते क्या होगा, कुछ लोग अपनी जॉब्स खोएंगे, बट देयर विल ऑल्सो बी जॉब क्रिएशन। ठीक है, जो लोग इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे उनके लिए बहुत जॉब्स निकलेंगी। जो बिजनेस हाउसेस होंगे उनका बिजनेस अब और इजीली चलेगा, उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन होंगे, कॉस्ट कट डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर देयर कैन बी द रेवोल्यूशन ऑल टुगेदर, देयर कैन बी द बूम ऑल टुगेदर। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से भी मेरा रिजाइम चेंज हो सकता है पूरा का पूरा। विल इट बी अ वायबल चॉइस, चलो एआई तो अभी अभी आया है, विल इट बी अ वायबल चॉइस कि मैं आज के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करूं उस ईरा के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे? नहीं। राइट, टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस करा, जिसकी वजह से सब पूरी की पूरी इकोनॉमी हैज बीन प्रोसीड, उसने पूरी की पूरी इकोनॉमी ने प्रोग्रेस करा उसके साथ। देन डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कल अगर कोई तेल का कुआं इंडिया में मिल जाता है तो फिर से हम यूएस के अच्छे दोस्त नहीं माने जाएंगे। राइट, चलो जोक्स अपार्ट, बट डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, अगर नेचुरल रिसोर्सेस हम डिस्कवर कर लेते हैं विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन, हमारी ज्योग्राफी के अंदर अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवर कर लेते हैं तो दिस विल प्रोवाइड अ बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। देन फाइनेंशियल क्राइसिस, दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड द शॉक, इट हैज नॉट बीन, मतलब इसको देखा नहीं गया है, मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम के अंदर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। अगर आ जाता है तो दैट विल प्रोवाइड एन एक्सोजीनियस शॉक टू द इकोनॉमी ऑल टुगेदर। ठीक है, अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढ लेता हूं दैट विल प्रोवाइड शॉक टू द इकोनॉमी ऑल टुगेदर, चाहे अपसाइड शॉक मिलेगा वो बात अलग है, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस अपसाइड शॉक मिलेगा। राइट, सो दिस वाज माय पॉइंट नंबर 5, दैट एसेट क्लास की प्राइसेस के ऊपर दो चीजें इंपैक्ट मारती है, दैट इज एंटिसिपेटेड मूवमेंट्स, एंटिसिपेटेड इवेंट्स या फिर एक्सोजीनियस शॉक। एक्सोजीनियस शॉक्स जिनका आइडिया हमें अभी नहीं है, बट एंटिसिपेटेड मूवमेंट्स हैज ऑलरेडी बीन प्राइस्ड इनटू द प्राइसेस ऑफ द एसेट्स। ठीक है, कैन बी मूव अहेड। चलिए पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी।
लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। हम ग्रोथ वाले वेरिएबल को कैसे फैक्टर इन करें? अब जब हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो हमें फोरकास्ट करने के लिए ग्रोथ का पता होना जरूरी है कि आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो हम इस ग्रोथ के वेरिएबल को फैक्टर कैसे करेंगे? दिस इज द डिस्कशन दैट हैज बीन डन इन दिस केस, कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को क्या माना जाएगा। हमको ऑलरेडी पता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ शुड बी लिंक्ड विद लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ। लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ, मैं पॉइंट नंबर 7 में इसको और इलेबोरेटली डिस्कस करूंगा कि एसेट्स की ग्रोथ, व्हाई इट इज लिंक्ड टू द ग्रोथ ऑफ जीडीपी फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसको हम पॉइंट नंबर 7 में और अच्छी तरीके से लिंक करेंगे। बट अभी के लिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर हमें लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ का पता होना जरूरी है। एंड व्हाट इज द लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ? याद करो सीएफए लेवल 2 जब आपने कॉब डगलस मॉडल पढ़ा था। So long term GDP growth wise was growth in output is equivalent to growth in labor productivity plus growth in labor. Growth in labor productivity plus growth in labor. अगर आपको ये दोनों इनपुट्स पता है तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, एंड दिस ग्रोथ ऑफ जीडीपी कैन बी मैप्ड टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ एसेट क्लासेस, राइट। सेकंड, और क्या तरीका है ग्रोथ को मापने का? सर हमने ना गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी पढ़ा हुआ है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या कहता था? दैट प्राइस ऑफ टुडे शुड बी इक्वल टू D1 अपॉन में RE माइनस जी। D1 कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद द कैश फ्लो 1, आने वाले टाइम का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय RE माइनस जी, ये हमको पता है ऑलरेडी। नाउ सी क्लोजली, अगर आपके पास करंट प्राइस अवेलेबल है, अगर आपके पास आने वाला कैश फ्लो या आने वाला डिविडेंड अवेलेबल है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी अवेलेबल है, तो क्या आप रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हो ग्रोथ रेट को? यस, एंड यू कैन एज्यूम दैट दिस ग्रोथ रेट विल बी इक्वल टू द ग्रोथ रेट इन द लॉन्ग रन, राइट। रिवर्स कैलकुलेट ग्रोथ रेट फ्रॉम इक्विटी प्राइस, इक्विटी के प्राइस से रिवर्स कैलकुलेट कर लो आप अपने ग्रोथ रेट, राइट। ओके, और याद करिए, जब मैं आपको कॉब डगलस के बारे में बताता था तब मैं आपको एक तो ये तरीका बताता था अपनी ग्रोथ इन जीडीपी को प्रेडिक्ट करने का। द सेकेंड पार्ट वॉज ग्रोथ इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जिसको हम ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी मान लेते थे, प्लस ग्रोथ इन कैपिटल प्लस ग्रोथ इन लेबर। इफ यू आर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 3 थिंग्स, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट, यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि आने वाले टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, राइट। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ इन कैपिटल एंड ग्रोथ इन लेबर। Sir, we are not satisfied. Don't worry. Let us take a numerical example and we are going to calculate growth right away. ठीक है? Please write an example with me. Example. Population is expected to increase by 2%. Labor force participation is expected to increase by 0.5%. Now guys, please see closely. क्या इन दोनों के एडिशन को मैं बोल सकता हूं दैट दिस इज ग्रोथ इन लेबर?
पॉपुलेशन बढ़ गई तो लेबर साइज बढ़ गया, पॉपुलेशन मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया, तब भी तो मेरा ग्रोथ इन लेबर ही हुआ, राइट? न्यू कैपिटल प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2.5%। कहीं ना कहीं ये ग्रोथ इन कैपिटल नहीं है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बाय 0.5%। तो ये क्या है? जीटी। कैलकुलेट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। व्हाट विल बी दी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट? तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या होगा इस केस में? जी वाई विल बी इक्वल टू जी टी प्लस जी के प्लस जी एल। व्हाट इज जी टी? 0.5, जी के वॉज 2.5 and GL 2 plus 0.5, that is 2.5, right? तो ये क्या हो गया? What is my growth in GDP altogether? 5.5%। 5.5% मेरा growth in GDP आ गया, and this growth in GDP can be mimicked to the long term growth in asset classes। सर ऐसा आप बार बार क्यों कह रहे हैं? आइए देखते हैं। Let us move ahead. Let us move to point number 7. Asset return and trend rate of growth। Asset return and trend rate of growth। आपको डू पॉइंट एनालिसिस याद है, जिसमें हम रिटर्न ऑन इक्विटी को डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर बांट देते थे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज, इन तीनों के अंदर बांट देते थे हम डू पॉइंट एनालिसिस को, ताकि हम बता पाएं कि रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर किस चीज का है? क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी का है, एक्टिविटी का है, या फिर वो फाइनेंशियल लेवरेज का फैक्टर है? सिमिलरली लेट अस ट्राई टू मैप कि हमारा इक्विटी का प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वेरियस फैक्टर्स के अंदर। ठीक है जी। सो इट विल बी इक्वलेंट टू प्राइस टू अर्निंग, जिसको हम लोग पीई रेशो भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग टू जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय जीडीपी। ठीक है जी। सो दिस इज माई वैल्यूएशन मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दिस इज माई शेयर ऑफ अर्निंग इन कंपैरिजन टू जीडीपी, एंड द लास्ट पार्ट वाज जीडीपी। इक्विटी का प्राइस विल इंक्रीज अगर बाजार के अंदर मेरे को ये पता है दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू इंक्रीज ऑल टुगेदर। दैट इज वाई मैंने बोला दैट इक्विटी का प्राइस विल बी इक्वलेंट टू दी जीडीपी। ठीक है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे इक्विटी का प्राइस बढ़ेगा। अगर मैं किसी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पर देयर इज सुपर नॉर्मल अर्निंग बहुत ज्यादा है, द अर्निंग शेयर ऑफ जीडीपी इज वेरी वेरी हाई, इज इट अ गुड पार्ट फॉर द प्राइस ऑफ द इक्विटी और इज इट अ बैड पार्ट फॉर द प्राइस ऑफ द इक्विटी? इन्वेस्टर्स प्रीमियम प्रोवाइड करेंगे ऐसी कंपनी को, या इन्वेस्टर्स इन कंपनीज को डिस्काउंट पे वैल्यू करने लग जाएंगे? ऑब्वियसली प्रीमियम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या यह प्रीमियम लंबे समय तक चल सकता है? नहीं। सर क्यों नहीं चल सकता? अरे देखिए ना, अगर कोई कंपनी एक सुपर नॉर्मल रिटर्न कमा रही है तो इवेंचुअली वो बाहर के कंपटीशन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, कंपटीशन बढ़ेगा,
कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस वॉर होने लग जाएगा, प्राइस वॉर होने लग जाएगा तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, रिवर्ट कर जाएगा अपने मीन की तरफ। और सोचिए, अगर कंपनी की लेबर फोर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है कंपनी को, तो डोंट यू फील दैट इवेंचुअली जब उनको पता लगेगा दैट कंपनी इज मिंटिंग सो मच ऑफ प्रॉफिट, वो कहेंगी कि सर हमारे शेयर भी बढ़ा दो, हमारा वेजेस बढ़ाओ, हमारी सैलरीज बढ़ाओ। मतलब दी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल, बहुत लंबे समय तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चल नहीं पाएगा, वेजेस डिमांड बढ़ जाएंगी या फिर कंपटीशन अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सो दिस अर्निंग टू जीडीपी रेशियो will revert to mean as super normal profit will not be able to fetch by company in लॉन्ग रन। ध्यान से, ये मैं रिवर्ट टू मीन लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म में तो हां कंपनीज अल्फा कमा सकती है। Why? Because attract competition, demand of higher wages। ठीक है जी। प्राइस टू अर्निंग, सर लेकिन कंपनी कई बार ऐसा होता है दैट कंपनी का प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है, कंपनी का प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है, अडानी जैसी कंपनी, कंपनी का प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है, राइट, जिसकी वजह से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, कैपिटल गेन कमा रहे हैं अपना। तो अगर कंपनी का प्राइस बढ़ता चला जाता है तो क्या वो हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए बढ़ता रहेगा या फिर उसका भी एक बबल बस्ट होगा और दैट विल आल्सो रिवर्ट टू द मीन इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में हो सकता है दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग अ हाई पीई रेशियो, बट इवेंचुअली दैट विल रिवर्ट टू द मीन, टू द इंडस्ट्री एवरेज, राइट। उसको कम होना पड़ेगा, बाजार हमेशा तो प्रीमियम प्रोवाइड करता नहीं रहेगा। तो लॉन्ग रन के अंदर दिस पीई विल ऑल्सो रिवर्ट टू मीन सुपर नॉर्मल वैल्यूएशन कैन नॉट गो फॉर एवर। हमेशा हमेशा के लिए थोड़ा ना सुपर नॉर्मल वैल्यूएशन होती रहेगी, मतलब कि द इक्विटी प्राइस विल इन द लॉन्ग रन विल बी इक्वल टू द जीडीपी इटसेल्फ। जीडीपी जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे इक्विटी प्राइस करता चला जाएगा। सोर्सेस ऑफ रिटर्न इन इक्विटी, ठीक है, मैं इसी बात को थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड वे में बोलना चाह रहा हूं। सो सर सोर्सेस ऑफ रिटर्न तो दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज प्राइस एंड वन इज अर्निंग। जैसे कि इक्विटी वाले केस के अंदर वन इज डिविडेंड। प्राइस से क्या होगा? कैपिटल गेन, और डिविडेंड से मैं नॉर्मल अपनी इनकम कमाता रहूंगा। दिस इज द सोर्सेज ऑफ रिटर्न। So my price is impacted by earning, PE and GDP. बट जैसा कि मैंने डिस्कस करा, इन लॉन्ग रन प्राइस रिटर्न वुड बी इक्वलेंट टू जीडीपी ग्रोथ रेट, और जो डिविडेंड यील्ड है वो तो अलग है। डिविडेंड का रिटर्न कितना होगा? दिस विल बी इक्वलेंट टू दी डिविडेंड यील्ड। इफ आई वांट टू कैप्चर द टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी, then I have to add this two up and this will be the total return of equity, right? Sir, we are being able to get an idea, but एक example ले लेते हैं। Let us take a numerical example that will help us a bit more, ठीक है जी। Domestic economy information,
द डोमेस्टिक इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, दैट इज एनुअल लेबर input growth. Annual labor input growth is equivalent to around 0.4%. Annual labor productivity is equivalent to 1.4%. Annual inflation is equivalent to 3.8%. ठीक है, अभी मैंने आगे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा, बट यू आर बीन एबल टू गेट एन आइडिया कि एडिंग दीज टू विल प्रोवाइड यू growth of GDP, real growth rate of GDP, and if you will add the inflation part into the real growth rate of GDP, you will be able to calculate nominal growth rate of GDP, and this nominal growth rate of GDP will be mota mota equivalent to the long term growth rate of equity, right? Dividend yield is equivalent to 2.6%. Long term change in profit as a share of GDP, long term change in profit as a share of GDP is equivalent to, क्या लिखूं, लॉन्ग टर्म चेंज इन प्रॉफिट इन शेयर ऑफ जीडीपी, रिवर्ट टू द मीन, ज्यादा चेंज नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में, 0%. लॉन्ग टर्म चेंज इन प्राइस टू इक्विटी मल्टीपल, दिस वुड ऑल्सो बी इक्वलेंट टू 0%. ठीक है, कैलकुलेट projected long term total return of equity. Now guys ध्यान दीजिए, मैंने आपसे टोटल रिटर्न पूछा, मैंने आपसे कैपिटल गेन की रिटर्न नहीं पूछी, मैंने आपसे प्राइस रिटर्न नहीं पूछी, मैंने टोटल रिटर्न पूछी. तो टोटल रिटर्न वुड बी इक्वलेंट टू डिविडेंड प्लस प्राइस. प्राइस के अंदर लॉन्ग टर्म विल बी इक्वलेंट टू द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, रियल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी या नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ऑब्वियसली नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. ठीक है ना. सो सॉल्यूशन 0.4 plus 1.4, this was equivalent to real GDP. फिर you have to add 3.8%, that is inflation. This total is equivalent to नॉमिनल जीडीपी, जिसको मैं प्राइस रिटर्न भी बोल सकता हूं. प्राइस रिटर्न इन लॉन्ग रन प्लस 2.6%. दिस होल will be equivalent to, what is this 2.6%? Dividend yield. This whole will be equivalent to total return of total return of equity which is equivalent to कितना आ गया, please calculate. 8.2, 8.2%, 8.2%, right? Okay, can I move ahead? चलिए, पॉइंट नंबर 8, मार्केट फोरकास्टिंग. मार्केट फोरकास्टिंग, इस वाले पॉइंट के अंदर ऑथर ने बहुत सारे टूल्स डिस्कस करे कि मार्केट को फोरकास्ट करने के लिए मैं कौन कौन से टूल्स का प्रयोग कर सकता हूं. ठीक है,
let us make the chart with me. So one is econometric model, the second is econometric indicator, and the third is checklist. तो आप अगर मैं कंपेयर करूं इकोनोमेट्रिक मॉडल और इंडिकेटर को, तो आप समझ पा रहे हैं दैट इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी। जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, कोई प्राइवेट एजेंसी है, कोई पब्लिक एजेंसी है, उसने मुझे कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर प्रोवाइड करा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था WPI इन्फ्लेशन इंडेक्स वाज अराउंड 3.9%। तो दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ थर्ड पार्टी। सो व्हाट इज इट? इकोनॉमिक इंडिकेटर। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा? दिस इज प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी, इकोनॉमिक इंडिकेटर। ऑन द अदर हैंड, क्या एनालिस्ट इन सारे इंडिकेटर्स का रिजल्ट खुद से कैलकुलेट कर सकता है? जी हां, कर सकता है। दैट वुड रिक्वायर मॉडलिंग, एंड टू एंड मॉडलिंग ऑल टुगेदर। कोई रिग्रेशन मॉडल, कोई टाइम सीरीज मॉडल, दैट विल रिक्वायर दैट पार्ट. So the modeling aspect is captured in econometric model, and the indicators, if I can fetch the data from the third party, that has been captured in the economic indicators part. Okay, so this economic model is using statistical model to formulate forecasting. Say regression model or time series model. Economic indicator, taking the data from the third party. Taking the data from the third party, easily available from the third party. Say government entities, private organization, public organization, these are providing the indicators. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर सेइंग दैट WPI इन्फ्लेशन इंडेक्स जो अभी 3.9% है, वो बढ़ के 4.5 या फिर 5% भी जा सकता है इन फ्यूचर. सो दिस इनपुट हैज बीन प्रोवाइडेड एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर फ्रॉम अ प्राइवेट एजेंसी. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर द प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसी ने प्रोवाइड कर दिया ये इनपुट. ठीक है ना. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल? एक बार मेहनत कर ली, एक बार बना लिया, तो कितनी भी बार यूज कर लो. वंस प्रिपेयर्ड कैन बी रीयूज्ड, कैन incorporate various indicators, various variables. ठीक है ना, बहुत सारे x को यूज करके एक y को निकाल सकते हैं. वी कैन इनकॉर्पोरेट एज मेनी वेरिएबल्स एज वी वांट, राइट. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? अवेलेबल फ्रॉम थर्ड पार्टी. ठीक है, कोई मेहनत नहीं करनी, तीसरी पार्टी से उठा के ले आइए ये डेटा. सिंपल एंड इंट्यूटिव. अगर मैं आपको तीसरी पार्टी का कोई डेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वी कैन इंट्यूटिवली गेट एन आइडिया ऑफ इट. डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडलिंग आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है. और आज
y और x के बीच में कोई रिलेशनशिप है, बट ये दिस रिलेशनशिप कैन चेंज इन फ्यूचर, राइट? सो डिफिकल्ट टू फोरकास्ट as relationship can change in future. And what is the disadvantages of these? What are the disadvantages of these? ठीक है, false signal, they generate false signal, look ahead bias, आगे को देख के ये सारी की सारी चीजें डिटरमाइन हो रही हैं, राइट? नाउ द थर्ड पार्ट वाज चेकलिस्ट अप्रोच. व्हाट इज हैपनिंग इन द चेकलिस्ट अप्रोच? इन द चेकलिस्ट अप्रोच एनालिस्ट कुछ क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चनेयर वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक साइकिल, व्हाट विल बी द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, right? So obviously agar if the questionnaire has been prepared by the analyst, this type of analysis is going to provide inconsistent result. एक एनालिस्ट का कोई और क्वेश्चनेयर था, दूसरे एनालिस्ट का कोई और क्वेश्चनेयर था, बेस्ड ऑन द क्वेश्चनेयर्स उन्होंने अपना अपना रिजल्ट पोर्ट्रे करा, बट देयर कुड बी द इनकंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट्स दैट हैज बीन पोर्ट्रेड बाय देम, राइट? सब्जेक्टिव इन नेचर है ये चेकलिस्ट अप्रोच. Subjective approach, analyst draft a set of questionnaire and try to forecast based on it, right? What are the advantages of it? What are the advantages of it? एनालिस्ट अपनी इनपुट्स को इनकॉर्पोरेट कर पा रहा है ऐसी एनालिसिस के अंदर, इनकॉर्पोरेट व्यू ऑफ एनालिस्ट. The second point will be less complex than इकोनोमेट्रिक. सर एनालिस्ट अपने व्यूज को बहुत सारे वेरिएबल्स लेके इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर पा रहा था, बट दिस econometric modeling is a complex exercise. This approach will involve the view of the analyst as well as it is less complex than the econometric modeling. Disadvantages. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सब्जेक्टिव, ठीक है, इनकंसिस्टेंट. दो एनालिस्ट सेम रिजल्ट के साथ नहीं आ सकते क्योंकि उनकी अजम्पशंस ही अलग हैं. इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, राइट? चलो, लेट अस कीप इट टिल हियर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, बाय बाय.